अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंसिव डिजीज़ ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि चैप्टर नंबर 9 है ऑब्स्टेट्रिक एंड टीचर्स का। ठीक है, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जो हाइपरटेंशन ये डिजीज़ है, ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉमन है और 10 वुमेन में से एक वुमेन को हाइपरटेंसिव डिजीज़ होती है, 1 in 10 होती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इसमें 3 टाइप्स होती हैं हाइपरटेंशन की। इसमें क्या होता है कि नॉन प्रोटीन यूरिक, इसमें क्या होता है नॉन प्रोटीन यूरिक, मीन्स के यूरिन में प्रोटीन्स नहीं होती, नॉन प्रोटीन यूरिक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी इसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। दूसरा नाम क्या है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जैसे कि आपको नाम से लग रहा है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन वो होती है जो प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हो। ठीक है, उससे पहले ना हो, सेकंड ट्राइमेस्टर में आइज हो। और इसमें क्या होता है कि नॉन प्रोटीन यूरिक, मीन्स के इसमें यूरिया में प्रोटीन्स नहीं होती। सेकंड टाइप होती है प्री इक्लेम्पशिया। ठीक है, और थर्ड हमारे पास होती है क्रोनिक हाइपरटेंशन, क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन वो होती है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है प्रेगनेंसी का, उसमें पता चल जाए तो वो हमें वो होती है क्रोनिक हाइपरटेंशन। और प्री इक्लेम्पशिया में क्या होता है कि यूरिन में प्रोटीन्स भी आना शुरू हो जाती हैं। ये क्या थी, नॉन प्रोटीन यूरिक थी। और इसमें इक्लेम्पशिया में क्या होता है, मैं आपको मज़ीद डिटेल में पढ़ा देती हूँ प्री इक्लेम्पशिया। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्मल डिग्री क्या होती है हाइपरटेंशन की, डिग्रीज ऑफ हाइपरटेंशन, तो इसमें हमारे पास क्या होती है, माइल्ड होती है, मॉडरेट और स्वेयर होती है। माइल्ड, मॉडरेट एंड स्वेयर। माइल्ड में क्या होता है कि जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 to 99 के दरमियान हो, 90 to 99 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और जो सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक क्या है 90 to 99, और सिस्टोलिक क्या है कि 140 to 149 के दरमियान हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये माइल्ड डिग्री ऑफ हाइपरटेंशन है। अगर मॉडरेट में क्या होगा कि अगर 100 to 109 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो 150 to 159, तो उसे हम कहते हैं कि ये है मॉडरेट डिग्री ऑफ हाइपरटेंशन। और स्वेयर में क्या होता है कि जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से राइज कर जाए, या फिर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से राइज कर जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये है स्वेयर हाइपरटेंशन, स्वेयर डिग्री ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्री इक्लेम्पशिया की। प्री इक्लेम्पशिया क्या होता है और इसकी पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्री इक्लेम्पशिया। तो पहली बात ये है कि ये होती क्या है प्री इक्लेम्पशिया। इसमें क्या है कि जब जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 हो मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और उसे क्या है कि हमने रिकॉर्ड करना है 2 सेपरेट ओकेजन पे, 2 सेपरेट ओकेजन्स पर। इसकी पहली कंडीशन क्या है कि इसका ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 हो, और ये क्या है कि हमने 2 सेपरेट ओकेजन्स पर हमने मोनीटर करना है, 2 सेपरेट ओकेजन्स पे। और इन दोनों के दरमियान क्या है, एटलीस्ट 4 आवर्स का वक्फा होना चाहिए, एटलीस्ट 4 आवर्स अपार्ट ये हमने मॉनिटरिंग करनी है, 4 आवर्स अपार्ट। और इसके साथ साथ क्या हो कि अगर हम प्रोटीन यूरिन एनालिसिस वगैरह करवाएं और उसमें हमें प्रोटीन नजर आए 300 मिलीग्राम प्रोटीन्स हो इन 24 आवर कलेक्शन, 24 आवर की जो कलेक्शन है यूरिन की, उसमें क्या है 300 मिलीग्राम जो है वो प्रोटीन्स हो। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन जब होंगी तब जो है उसे पेशेंट को क्या होगा प्री इक्लेम्पशिया होगा। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन नहीं करेंगे आपकी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें ये चारों पॉइंट्स आप लोगों ने मेंशन करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर्स की। इसमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं इसकी वजह से प्री इक्लेम्पशिया होने का खतरा होता है। इसमें क्या होता है कि या तो पहली प्रेगनेंसी हो, फर्स्ट प्रेगनेंसी मीन्स के प्राइमरी ग्रेविटा हो। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो। इसके अलावा क्या है कि ये मल्टी पैरस हो विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्री इक्लेम्पशिया, कि उसे मल्टी पैरस का मतलब है कि उसके पहले भी बच्चे हों, लेकिन उसमें हिस्ट्री हो कि उसे पहले भी किसी प्रेगनेंसी में प्री इक्लेम्पशिया हुआ हो, प्रीवियस हिस्ट्री हो प्री इक्लेम्पशिया की, तो उसे भी रिस्क है कि उसे इस प्रेगनेंसी में भी प्री इक्लेम्पशिया हो सकता है। ठीक है,
या फिर क्या है कि जो उसका लास्ट बेबी है उसमें 10 साल या उससे ज़्यादा का गैप हो, ठीक है, 10 years और मोर सिंस लास्ट बेबी, उसके लास्ट बेबी में क्या है कि 10 साल से ज़्यादा का ड्यूरेशन हो, ठीक है। या फिर उसकी जो आपकी जो क्लाइंट है उसकी एज अगर 40 है या 40 से ज़्यादा है, एज 40 या फिर मोर, तो भी प्री इक्लेम्पसिया का रिस्क होता है, ठीक है। या फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई हो, फैमिली हिस्ट्री में क्या है प्री इक्लेम्पसिया हुआ हो, या फिर क्या है कि अगर हमने बुकिंग विजिट की, उसने बुकिंग विजिट पे आई है, मीन्स के जब वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पास बुकिंग विजिट के लिए आई है और हमने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया है, तो अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो या उससे कम हो, तो भी हमारे माइंड में होना चाहिए कि इस पेशेंट को प्री इक्लेम्पसिया हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकल साइन है उसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन हो, कोई रीनल डिजीज़ हो या फिर डायबिटीज़ वगैरह हो, तो भी पेशेंट को रिस्क हो सकता है प्री इक्लेम्पसिया का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी नॉर्मली क्या होता है कि जो वेसल्स होती हैं उनमें ट्रोफोब्लास्ट की इन्वेजन होती है, और जो उनकी स्पाइरल आर्टरीज होती हैं उनकी जो मस्कुलर वॉल है वो डिग्रेड हो जाती है, ताकि जो आर्टरीज हैं वो हाई उसमें फ्लो ज़्यादा हो और लो इम्पीडेंस हो जाए, ठीक है, ताकि यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट की इन्वेजन है वो पैची होती है, ट्रोफोब्लास्टिक जो इन्वेड कर रहा था कम्प्लीटली, अब इसमें क्या है पैची हो रही है, पहला पॉइंट इसमें ये है पैची हो रही है। और जो स्पाइरल आर्टरीज हैं वो अपनी मस्कुलर वॉल को डिजनरेट नहीं करती, स्पाइरल आर्टरीज, तो जिसकी वजह से उसका जो वेसल्स है वो उसका ल्यूमिन जो है वो नैरो ही रह जाता है, ठीक है। तो स्पाइरल आर्टरीज जो है अपनी मस्कुलर वॉल को रिटेन रखती हैं, रिटेन मस्कुलर वॉल, जिसकी वजह से जो हाई फ्लो और लो इम्पीडेंस वेसल्स बनी थी वो नहीं बनती, जिसकी वजह से क्या है नहीं बनती हाई फ्लो और लो इम्पीडेंस वाली, जिसमें मतलब रेजिस्टेंस कम होनी थी नॉर्मली और उसमें फ़्लो ज़्यादा होना था, ताकि उसका ल्यूमन ज़्यादा होता तो फिर उसमें फ़्लो भी ज़्यादा होना था। लेकिन इसमें पहला पॉइंट ये है कि ये ऐसी वेसल्स ही नहीं बनती, ठीक है। या तो ये हो सकता है, या फिर क्या है कि उसमें ऑक्सीडेटिव या फिर इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस हो गया, ऑक्सीडेटिव या फिर कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से कोई स्ट्रेस हुआ है, ऑक्सीडेटिव या फिर इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस, और उसकी वजह से क्या है एंडोथीलियल डिसफंक्शन हो जाती है, एंडोथीलियल डिसफंक्शन, एंडोथीलियल की डिसफंक्शन हो जाती है, और उससे क्या है वेरोस्पैस्म होगा और जो कोएगुलेशन सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मीन्स के एंडोथीलियल डिसफंक्शन हो रहा होता है। तो ये थी हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी। और जो प्री इक्लेम्पसिया जो है ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, मीन्स के बहुत से सिस्टम को इन्वॉल्व कर लेता है। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है उस पर इसका क्या इफेक्ट है, सीवीएस पे इसका क्या इफेक्ट है। नॉर्मली क्या हो रहा था कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर प्रेगनेंसी का क्या इफेक्ट होता है कि पेरिफेरल वेजोडाइलेशन होती है, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन, ये बात याद रखें, नॉर्मली जो है वेजोडाइलेशन होती है, और वेजोडाइलेशन के साथ साथ क्या है पेरिफेरल जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, नॉर्मली क्या है कम हो जाती है। और इससे क्या है कि जो कार्डिक आउटपुट है और जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है, प्लाज्मा का वॉल्यूम और जो कार्डियक आउटपुट है वो दोनों रेज हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें रेज हो जाती हैं। ये था हमारे पास नॉर्मल मैकेनिज्म। लेकिन प्री इक्लेम्पसिया के पेशेंट में क्या होता है कि वेजो डायलेशन नहीं होती बल्कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या है हाइपरटेंशन हो जाएगा पेशेंट को, हाइपरटेंशन। और जब इसमें प्रेशर जो है वेसल्स में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी जो एंडोथेलियल सेल की इंटेग्रिटी है वो लॉस हो जाएगी। जब हाइपरटेंशन होगा तो लॉस ऑफ एंडोथेलियल सेल इंटेग्रिटी, एंडोथेलियल सेल की जो इंटेग्रिटी है वो लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा वेस्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, वेस्कुलर परमेबिलिटी। जब वेस्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो लाजमी सी बात है क्या है जनरलाइज्ड एडिमा हो जाएगा, जनरलाइज्ड एडिमा। तो
तो ये सब मैकेनिज्म हो रहा होता है प्री इक्लेम्पिया के पेशेंट में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। तो ये हमारे पास पहला सिस्टम इन्वॉल्व हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और इसमें नॉर्मली तो क्या होना था कि प्लाज्मा का वॉल्यूम भी ज़्यादा हो रहा होता है और कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि पेरिफेरल वेजोडाइलेशन होती है। लेकिन इसमें क्या है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन से हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से एंडोथेलियल सेल्स के जो है वो अपनी इंटेग्रिटी लॉस कर देते हैं और वेस्कुलर परमेबिलिटी होती है। जब वेसल्स में परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो जनरलाइज्ड एडिमा हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका रीनल सिस्टम पर क्या इफेक्ट है। रीनल सिस्टम पे, रीनल सिस्टम में ये क्या करती हैं, लीजन्स कॉज करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्लोमेरुलो एंडोथेलियोसिस। रीनल सिस्टम में ये लीजन्स कॉज करती हैं प्री इक्लेम्पिया में। इसमें क्या हम कहते हैं, ग्लोमेरुलो एंडोथेलियोसिस, ग्लोमेरुलो एंडोथेलियोसिस। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो एल्ब्यूमिन है और जो ट्रांसफेरमीन्स के जो इंटरमीडिएट वेट प्रोटीन्स हैं वो भी यूरिन में लॉस होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट वेट की जो प्रोटीन्स हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन और ट्रांसफेरिन वगैरह, एल्ब्यूमिन और ट्रांसफेरिन, ये क्या करती हैं, यूरिन में लॉस होना शुरू कर देती हैं। यूरिन में जब आएंगे तो हम कहते हैं कि ये प्रोटीन यूरिया हो गया, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, ये इसका इफेक्ट हो गया है रीनल सिस्टम पे, मीन्स के प्रोटीन यूरिया कॉज करवा दिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हीमेटोलॉजिकल सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, मीन्स के ब्लड पे इसका क्या इफेक्ट है, हीमेटोलॉजिकल सिस्टम पे क्या इफेक्ट है इसका। तो ये क्या करता है, प्री इक्लेम्पिया क्या करती है, जो फाइब्रिन की डेपोजिशन है उसको ज़्यादा करवा देती है, फाइब्रिन की डेपोजिशन को ज़्यादा करवाती है। और साथ साथ क्या है, प्लेटलेट का जो काउंट है उसे कम करवा देती है, प्लेटलेट्स के जो काउंट है उसे कम करवा देती है। तो ये इसका इफेक्ट है प्री इक्लेम्पिया का हीमेटोलॉजिकल सिस्टम पे। अब हम बात कर लेते हैं इसका लिवर पे क्या इफेक्ट है। इन सब इफेक्ट्स को याद रखने के लिए क्या है, हमारे पास एक होता है हेल्प सिंड्रोम। हेल्प जो निमोनिक है वो आप याद रखें, हेल्प सिंड्रोम। हेल्प में क्या होता है, इससे क्या बनता है, हीमोलाइसिस हो रही होती है, ब्लड सेल्स की हीमोलाइसिस। ई से क्या है कि एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम, लिवर के जो एंजाइम्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम्स। और क्या होती है कि जो प्लेटलेट्स का लो प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो कम हो जाता है, लो प्लेटलेट काउंट। ठीक है, तो ये इसका लिवर पे क्या इफेक्ट हुआ कि ये लिवर के एंजाइम्स को ज़्यादा कर रहा है, एलिवेट कर रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे, तो जब भी प्री इक्लेम्पिया के पेशेंट में कन्वल्जन्स वगैरह हों तो उसे हम कहते हैं कि इसे अब इक्लेम्पिया हो गया। पहले हम कह रहे थे ना कि इसे प्री इक्लेम्पिया है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, कन्वल्जन्स अगर उसमें ऐड हो जाएं तो क्या है, प्री इक्लेम्पिया का पेशेंट हो और उसमें कन्वल्जन्स हो जाएं तो उसे हम कहते हैं कि ये है इक्लेम्पिया। ठीक है, इक्लेम्पिया हो गया है। ठीक है, और इसमें क्या होती है कि रेटिनल हेमरेजेस वगैरह होते हैं, हाइपरटेंसिव जो कि कैरेक्टरिस्टिक हैं हाइपरटेंसिव इनकेफेलोपैथी के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इसकी इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट हम नेक्स्ट पार्ट में बात कर लेते हैं।